नमस्कार। कभी कभी ना राजनीति में बड़ी बड़ी कहानियां बहुत छोटे छोटे आंकड़ों में छुपी होती हैं। सोचिए, 2 लाख से ज्यादा लोगों वाले एक पूरे विधानसभा क्षेत्र का भविष्य सिर्फ मुट्ठी भर वोटों से कैसे तय हो सकता है। आज हम हरियाणा के उचाना कलां की कहानी में उतरेंगे, जहां जीत और हार का फैसला सिर्फ 32 वोटों के मामूली अंतर से हुआ। सिर्फ 32? ये कोई लॉटरी का नंबर नहीं है। ये 2024 के उचाना कलान विधानसभा चुनाव में जीत का अंतर है। एक ऐसा जनादेश जो लगभग फुसफुसाहट में दिया गया। तो सवाल ये उठता है कि जब लोकतंत्र में एक एक वोट की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, तो इसके असल मायने क्या हैं? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और देखिए, जब नतीजा इतना बारीक होना, तो ये हमें आज की भारतीय राजनीति को समझने के लिए एक अनोखी खिड़की देता है। ये जाति के समीकरणों से लेकर आम आदमी की शिकायतों तक हर पहलू को हमारे सामने खोल कर रख देता है। तो चलिए इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो ये है हमारा आज का सफर। हम शुरू करेंगे क्या से, यानी चुनाव के नतीजों की पड़ताल करेंगे। फिर हम जाएंगे क्यों पर, यानी इन नतीजों के पीछे की वजहों को टटोलेंगे। और सबसे जरूरी, हम बात करेंगे अब क्या, यानी भविष्य की रणनीति क्या हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले 2024 के उस चुनावी मैदान में चलते हैं, जहां माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर एक वोट की गिनती धड़कनें बढ़ा रही थी। जरा इन आंकड़ों के बीच के फासले को महसूस कीजिए। एक तरफ बीजेपी के देवेंद्र अत्री, दूसरी तरफ कांग्रेस के बृजेंद्र सिंह। वोट प्रतिशत देखिए, लगभग बराबर। लेकिन आखिर में सिर्फ 32 वोटों ने विजेता का फैसला कर दिया। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सिर्फ 17 वोटर अपना फैसला बदल लेते, तो आज नतीजा पूरी तरह से पलट गया होता। ये दिखाता है कि हर एक वोट सच में कितनी ताकत रखता है। अब किसी भी चुनाव के नतीजों को समझने के लिए जमीन पर उतरना जरूरी होता है, वहां की नब्ज को पकड़ना जरूरी होता है। तो चलिए उचाना कला को थोड़ा करीब से जानते हैं। कौन हैं यहाँ के लोग और उनके लिए सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? ये आंकड़े कहानी का कैनवस तैयार करते हैं। यहाँ जाट समुदाय एक बड़ी राजनीतिक ताकत है, बिल्कुल है, लेकिन साथ ही लगभग 21% अनुसूचित जाति की आबादी का मतलब है कि कोई भी दल किसी एक वर्ग को नजरअंदाज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। यहाँ की राजनीति इन्हीं सामाजिक समीकरणों की नींव पर टिकी है। लेकिन देखिए, वोटर सिर्फ जाति के समीकरण पर बटन नहीं दबाता, वोट पड़ते हैं असल मुद्दों पर। ये सिर्फ राजनीतिक मुद्दे नहीं हैं, ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की हकीकत है। क्या नौजवानों के हाथ में काम है? क्या परिवार का गुजारा ठीक से हो रहा है? क्या किसान को उसकी मेहनत का सही दाम मिल रहा है? यही वो असली चिंताएं हैं जो हवा का रुख मोड़ देती हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि वो कौन से सामाजिक गठबंधन थे, वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने इस मुकाबले को इतना कड़ा और दिलचस्प बना दिया। यहाँ पर ना एक बहुत साफ बंटवारा दिखता है। एक तरफ कांग्रेस है, जिसका आधार जाट और जाट सिख समुदायों में है, तो दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसने गैर जाट वोटों को बड़ी कामयाबी से अपने साथ जोड़ा है। और ये पैटर्न सिर्फ उचाना कला का नहीं है, ये पूरे हरियाणा की राजनीति की एक झलक देता है। यहाँ पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन विभाजनों से ऊपर उठकर एक बड़ा गठबंधन बनाने की होती है। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ का राजनीतिक संतुलन बहुत नाजुक है और यहीं पर हमारे संविधान की मूल भावना भी सामने आती है। लोकतंत्र सिर्फ जीत-हार का खेल नहीं है, ये हर नागरिक को गरिमा देने और जिम्मेदारी के साथ अपनी बात रखने का मौका देने के बारे में है। जब मुकाबला इतना करीबी हो, तो हर आवाज की अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब इस एक चुनाव को अलग से देखना ठीक नहीं होगा। चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि उचाना कलां का राजनीतिक मिजाज वक्त के साथ कैसे बदला है, क्योंकि इस सीट का इतिहास बड़े उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। ये टाइमलाइन देखिए, कितनी दिलचस्प कहानी कहती है। ये साफ है कि उचाना कलां किसी एक पार्टी की जागीर नहीं रहा है। 2014 में जिस कांग्रेस का वोट शेयर लगभग खत्म हो गया था, उसी ने 2024 में इतनी जबरदस्त वापसी की। ये क्लासिक स्विंग सीट है, जहां के वोटर्स हर चुनाव में पार्टियों को उनके काम के आधार पर परखते हैं और अपना मन बदलते हैं। और 2024 की कहानी में एक और मोड़ था। एक ताकतवर निर्दलीय उम्मीदवार,
उन्होंने लगभग 19% वोट हासिल किए, जो शायद दोनों बड़ी पार्टियों में से किसी एक की जीत का अंतर बढ़ा सकते थे। इस उम्मीदवार ने वोटों को बांट दिया, जिसे हम राजनीति की भाषा में स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं, और मुकाबले को और भी अप्रत्याशित बना दिया। तो ठीक है, हमने अब तक जो हुआ उसका विश्लेषण कर लिया, लेकिन डेटा सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं होता, डेटा भविष्य का रास्ता बनाने के लिए होता है। तो चलिए अब विश्लेषण से आगे बढ़कर कार्रवाई की ओर चलते हैं। किसी भी रणनीति का पहला कदम होता है जमीनी हकीकत को स्वीकार करना। स्वॉट एनालिसिस यही करता है, ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरा। कांग्रेस के नजरिए से देखें तो विरासत एक बड़ी ताकत है, लेकिन जमीन पर संगठन का ढांचा वो एक कमजोरी है। और अवसर है युवाओं के बीच बेरोजगारी को लेकर गुस्सा, जो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। इस विश्लेषण को और व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चतुर्मुख सिद्धांत या 4 पिलर असेसमेंट कहते हैं। ये किसी भी अभियान को उसके 4 सबसे जरूरी स्तंभों पर परखता है: चुनावी, संगठनात्मक, नैरेटिव और संसाधन। इसे एक गाड़ी की तरह समझिए। आपके पास एक शक्तिशाली इंजन और टंकी में पूरा ईंधन है। ये आपके मजबूत संसाधन हैं, यानी पैसा और पहुंच। लेकिन गाड़ी के पहियों में हवा कम है और जीपीएस ठीक से रास्ता नहीं बता रहा। ये आपका कमजोर संगठन और बिखरा हुआ नैरेटिव है। मतलब पैसा और पहुंच तो है, लेकिन उसे जमीन पर वोटों में बदलने वाली टीम और कहानी को मजबूत करने की सख्त जरूरत है। तो सवाल ये है कि इस कमजोर संगठन और मजबूत संसाधनों के बीच के फासले को कैसे भरा जाए? एक मामूली हार को भविष्य की एक ठोस जीत में कैसे बदला जाए? इसका जवाब एक आधुनिक डेटा आधारित रणनीति में है, जो जमीनी काम को डिजिटल पहुंच के साथ जोड़ती है। ये कोई आखिरी मिनट की दौड़ नहीं है, बल्कि एक 90 दिन की सीढ़ी है। हर कदम सोच समझ कर उठाया जाता है। पहले जमीन तैयार करो, लोगों को सुनो, फिर अपनी बात उन तक पहुंचाओ, और अंत में ये सुनिश्चित करो कि आपका समर्थक वोट डालने जरूर पहुंचे। ये नींव रखने, संदेश फैलाने और वोट डलवाने का एक व्यवस्थित तरीका है। और इस पूरे रणनीति को ताकत मिलती है डिजिटल टूल से। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सिर्फ मैसेज भेजने के तरीके नहीं हैं, ये लोगों से जुड़ने, उनकी सुनने और विश्वास बनाने के माध्यम है। और यहीं पर ये याद रखना बेहद जरूरी है कि हर वोटर की जानकारी की गोपनीयता एक मौलिक अधिकार है। भारत के डीपीडीपी कानून के तहत उनकी सहमति के बिना डेटा का इस्तेमाल करना गैर कानूनी और अनैतिक है। असली जुड़ाव भरोसे पे बनता है, किराए के शोर पर नहीं। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, क्या जनादेश सिर्फ चुनाव के दिन की एक गिनती है, या ये एक जिम्मेदारी है जिसे अगले 5 साल हर दिन लोगों के बीच रहकर कमाना पड़ता है? ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जिसे हर दिन निभाना पड़ता है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनकर अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से संपर्क करें। हमें mgr@blueprintstrategies.ai पर ईमेल करें या 080-4204-1602 पर कॉल करें। हमारा लक्ष्य है राजनीति से परे एक बड़ा उद्देश्य।